राष्ट्रीय सवाल और नेपोइन पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका भाई सुमन और आज हम बातचीत करने वाले हैं इंडिया में अभी हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी या बोलूं सीजेपी के प्रोटेस्ट और इससे होने वाले पड़ोसी देशों में होने वाले प्रभाव या इफेक्ट के विषय में हम संवाद करने वाले हैं। संवाद के लिए आज हमारे पास विश्लेषक श्याम बस्tre जी मौजूद हैं। सर स्वागत है आपको। धन्यवाद। जैसे मैंने बताया कि अभी इंडिया में जैसे कॉकरोच जनता पार्टी या बोलूँ विद्यार्थियों की जो आंदोलन बढ़ रही है, 20 तारीख में कॉकरोच जनता पार्टी के जो युवा थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद अभी के वक्त में देखें तो कल 22 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें पेरेंट्स भी थे, कई सारे और लोग भी शामिल हुए थे। इसको कैसे देखते हो आप लोग, कैसे देख रहे हो, बताइए ना इस बारे में। ये सीजेपी के आंदोलन अभी के वक्त में देखें तो जैसे नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ वैसे ही ये बढ़ रहा है अभी। नहीं सुमन भाई, नेपाल का जेनजी आंदोलन को इक्वेट करने की कोशिश कर रहा है भारतीय जनता। इस चीज़ को भारतीय नेता लोग, विपक्षी दल के नेता लोग, जबकि वैसा है ही नहीं। हमारे यहाँ 35 साल का कुशासन, भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था जी। भारत में वैसा नहीं है। वहाँ पर आप कॉकरोच पार्टी का जो मांग देखिए या कांग्रेस पार्टी का, विरोधी दल का जो मांग देखिए, डिमांड देखेंगे तो वो नेपाल जैसा नहीं है ना जी। मेरे ख्याल से जब भारत सरकार की तरफ से एन डी नंदा ने बात करना शुरू किया, नंदा जी ने, तब तो ये तो मेरे ख्याल में एक रेजोल्यूशन की तरफ तो निकल पड़ा है ना, आगे बढ़ गया है। हमारे ख्याल से ये कोई सीरियस चीज़ मेरे ख्याल से नहीं है। हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि हमारे नेपाल में इसका क्या असर हो रहा है। अभी के वक्त में देखें तो नेपाल में सत्ता ही गिरने की बात चल रही है, जबकि वहाँ पर नेता लोग पर आक्रमण हो रहा है, प्रहरी या बोलूँ पुलिस पर अटैक हो रहा है, विद्यार्थियों की जो उपस्थिति थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ऐसे देखें तो जैसे नेपाल में केपी ओली की सत्ता डले थे या गिराया गया था, वैसे ही वहाँ पर मोदी की सरकार जो था वो भी गिरने की बात हो रहा है। ये संभावना है अभी के वक्त में। जैसे स्टूडेंट में आक्रोश है, पेरेंट्स में आक्रोश है, ऐसे देखें तो एक दिन मोदी जी की जो सत्ता है वो भी गिरने वाला है, ऐसा दिख रहा है अभी के वक्त में। यहाँ पर जो मोदी हेटर जी और भारत विरोधी जो हमारे यहाँ जो फीलिंग है, उसके आधार पर यहाँ पर प्रचार हो रहा है। नहीं, इंडियन मीडिया भी कह रहा है वो बात। इंडिया मीडिया में भी दो किस्म के मीडिया, हमें इंडिया में नहीं जाना है। दिस इज मोदी जी हेडेक। आई एम कॉन्फिडेंट कि वो इसको संभाल लेंगे जी। जब 12 साल पहले जब वो सत्ता में आए थे, उस वक्त मोदी जी बहुत वर्नेबल थे जी, इतना ताकतवर नहीं थे, वो वर्ल्ड लीडर के रूप में इस्टेब्लिश नहीं हुए थे। वैसे हालत में तो कांग्रेस आई और विपक्षी दल नहीं डिसलॉज कर सका मोदी जी को जी। वो पहला चुनाव 2014 के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत और 19 के इलेक्शन में जी 300 से अधिक वोट सीट लेके आए थे। वो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ही वॉज ग्रोइंग जी। हाँ, 24 के चुनाव में सारा शक्ति और विदेशी शक्ति के बावजूद भी उनको शासन से तो नहीं हटा सका ना जी। ये लास्ट उन लोगों का लास्ट चांस है, क्योंकि अभी 3 ठो बिल है वहाँ पर जिसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए जी। वो 2/3 मेजॉरिटी करीब मेरे ख्याल से जैसा वहाँ पर अभी इक्वेशन बैठ रहा है, जैसा वहाँ पर पार्टियाँ टूट रही हैं, उससे क्या दिखाई देता है कि मोदी जी अब की बार वो तीनों बिल, डिलिमिटेशन, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल और 1 नेशन 1 वोट, हाँ, ये तीनों बिल में 2/3 इनको मेजॉरिटी चाहिए जी। वो अब की बार पार कर जाएंगे। उसको रोकने के लिए ये स्टूडेंट्स को सामने रख के
ये एजिटेशन हो रहा है, इसीलिए ये कंट्री वाइड हो रहा है, इवन इन पटना हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, जहाँ जहाँ विपक्षी दल थोड़ा ताकत में है वहाँ वहाँ हो रहा है। जी। ये पंजाब में क्यों नहीं हो रहा है बताइए तो? क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस अपने आप फूट रहा है। नहीं, पंजाब से भी सिख लोग तो आए थे नहीं आंदोलन में। सुनो ना, वो किसान है, जी। तो वो लोग सब वर्ग को एक साथ आंदोलित करके मोदी जी को कमजोर करना चाहते हैं। अभी के वक्त में देखें तो मोदी जी भी कहीं ना कहीं विद्यार्थी के आगे झुका है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि अब जो विद्यार्थियों की मांग थी पेपर लीकेज की, उसके लिए अलग ही अदालत बनाया जाएगा और फास्ट ट्रैक से उनको संबोधन किया जाएगा, ऐसा न्यूज़ भी आ रहा है। ऐसे देखें तो मोदी जी भी कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की जो आंदोलन थे उससे दबाव में है और नई अदालती गठन करके विद्यार्थियों की जो समस्या थी, जो पेपर लीकेज की प्रॉब्लम हो रही थी, इसको समाधान करने के लिए सरकार आगे जाने के लिए तैयार हो रहा है। क्या वो इससे मोदी जी देखो सुमन भाई, जी जी जी, झुकना, सरेंडर करना और सॉल्यूशन ढूंढ के सॉल्यूशन में बैठ के दोनों तरफ को विन विन जी सॉल्यूशन निकालना अलग चीज है। जी। अभी के वक्त में जैसे ये अलग ही अदालती खड़ा करने की बात हो रहा है, इसे झुका है ऐसा बोल सकते हैं, या ये समाधान के तरफ सरकार समाधान की तरफ जा रहा है, ताकि अब फिर ये न दोहराया जाए, फिर रिपीट ना हो। क्योंकि जिस एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ था उसको रद्द करके फिर एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें मेरे ख्याल से करीब 12 लाख स्टूडेंट्स ने उन लोगों का रिजल्ट भी निकल गया, शायद वो लोग एडमिशन भी ले चुके हैं। अब की बार जो हुआ है एग्ज़ाम, उसमें तो एक भी कंप्लेंट नहीं है जी। सिर्फ इन लोगों का मांग क्या है कि उस पहली वाली जो कैंसिल किया गया, जिसमें पेपर लीक हुआ, उसमें मरने वाले को 1 करोड़ देना चाहिए कंपेंसेशन, और शिक्षा मंत्री का राजीनामा, रेजिग्नेशन जी, गवर्नमेंट की तरफ से माफ़ी जी, है ना। तो कोई इम्पॉसिबल मांग तो नहीं है अगर सरकार चाहे तो 10 मिनट में ये समाधान हो सकता है। सुनो ना, तो वही तो कह रहे हैं ना। तो इसको एक सेंसिटिव हिसाब से सॉल्व करने का उपाय तो मोदी जी कैन हैंडल इट। तो मैं बोल ही रहा हूँ, जब आपको उसके लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दिया है जी, कोर्ट बना दिया है, तो उनका मांग तो पूरा हो गया। हाँ। अब रहा कंपेंसेशन, दैट इज निगोशिएबल जी, है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। अब जहाँ तक राजीनामा की बात है, रेजिग्नेशन की बात है, वो तो अखिलेश यादव जो सेकंड लार्जेस्ट विपक्षी दल का पार्टी है लोकसभा में जी, कांग्रेस के बाद तो वही है सबसे लार्जेस्ट पार्टी। हाँ। उन्होंने कहा है कि पहले स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और उसके बाद आप रेजिग्नेशन पे फिर हम लोग चर्चा करेंगे। वो तो चर्चा मांग ही रहा है, चर्चा में कौन नहीं बैठ रहा है? कांग्रेस आई नहीं बैठ रहा। अब खड़गे जी ने राज्यसभा में पहले इस्तीफा मांगा, तो इन लोगों के बीच में ही मिसअंडरस्टैंडिंग, एक रूपता नहीं है। यह कांग्रेस अपने को बचाने के लिए जी, वो ये सब तिगड़म कर रहा है। हमारे ख्याल से कोई भी विपक्षी दल कांग्रेस के साथ नहीं होगा, नहीं तो चुनाव हार जाएगा। हम लोग बंगाल में देखें, मैं देखो सुमन भाई, भारत का इंटरनल मैटर में जी हमारा ये प्रोग्राम नहीं है दखल करना। दे नो बेटर देन अस। जैसे हम लोग क्यों ये प्रोग्राम चला रहे हैं, 2 वजह है हमारा एम, 2 है। एक, नेपाल के तरफ से जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है उसको भारतीय पब्लिक में दूर करना, एक। दूसरा, भारतीय जो इंटरप्रेनर हैं, भारतीय जो हमारे भाई बहन हैं, वो नेपाल में आके जी अपना हुनर से हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए दोनों देश के जनता मिलके सरकार के सहयोग बिना भी हो सकता है,
ऐसा मेरा मानना है, इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम चला रहे जी। हैं। हाँ, इससे क्या हो गया है कि जो शक्ति नेपाल में राजनीति को चला रहा है, बाहरी शक्ति, उसके द्वारा जी। क्या यहाँ पर प्रोपोगंडा हो रहा है कि जब मोदी को तोड़ा जा सकता है तो तुम लोग भी हमारे अंडर में नहीं रहोगे तो तुम्हारा भी हाल यही होगा। जी, नेपाल में ऐसा दबाव देने की कोशिश किसी ने किया है अभी के वक्त? नहीं, वो पावर जो अभी यहाँ खेल रहा है, जी। है ना, उसमें थोड़ा सा मौन समर्थन चाइना के भी है। मोदी जी जितना कमज़ोर हो उतना अमेरिका के बाद चाइना अपना स्थान ग्रहण करेगा। जी। चाइना नोज के उसका नेक्स्ट कॉम्पिटिटर भारत है। एवरीवन नोज इट, इट्स ओपन सीक्रेट। अभी जो बॉर्डर है, जी। हम लोग का कॉमन बॉर्डर 1100 किलोमीटर, जो बॉर्डर हम लोग अलग किए हुए हैं एज अ बफर स्टेट, हम लोग किए हुए हैं, वी आर बॉर्डर स्टेट ना, उसमें नेपाल में अगर अस्थिरता हो, कायम रहे, तो वहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए भारत और नेपाल और चाइना को बीच में एक दूरगामी अंडरस्टैंडिंग न हो, ये चाह रहा है थर्ड कंट्री, सबको मालूम है। तो उसी को यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है कि मोदी के साथ अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग करीब करीब तय हो रहा है, उसमें चर्चा चल रहा है, उसमें बाधा डालने के लिए भी इसको नेपाली मीडिया से प्रचार किया जा रहा है। जी। देखो, एक चीज़ बड़ा स्पष्ट है, जेएनजी स्टूडेंट्स आंदोलन से ही शेख हसीना का पतन शुरू हुआ, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या नेपाल हो, स्टूडेंट को इग्नोर करने की वजह से ही सत्ता पलट हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड भारत एंड अदर कंट्रीज? फर्क यह है कि वहाँ पर करप्शन और मिस रूल के विरुद्ध में स्टूडेंट्स का एजिटेशन हुआ। यहाँ पर एक पेपर लीक का बात है जी, या मिसरूल और करप्शन का तो बात ही नहीं है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। तो उसको आप कंपेयर करके यहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि हम लोग अगर भारत से अच्छा रिलेशन रखें तो हमको लेने का देना पड़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका कुछ करेगा, चाइना कुछ करेगा। ये एक हवा क्रिएट करके 35 साल तक जी नेपाल में पुराना पार्टियों ने राज किया। हाँ। वही सिस्टम फिर लागू हो रहा है। अभी यहाँ पर क्या हल्ला चल रहा है कि अब स्वर्णिम वागले जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना गुट अलग से बना लिया। जी। कोई 35 सांसद उनके पक्ष में सुन रहे हैं। जी। मतलब ये कंफर्म नहीं है, पर जो अभी हम देख रहे हैं एक्टिविटीज़, उससे होने का चांसेस अधिक है। जी। अगर स्वर्णिम के पास 35 है तो रवि के पास भी 30-40 तो होंगे मिनिमम। और तीसरा व्यक्ति है हमारा अमरीश, वो भी 20-25 लेके आ जाए तो बालन जी जो है वो तो अल्पमत में हो जाएंगे अपने संसदीय दल में। जी। देन ही हैव टू रिजाइन। अभी जिस शक्ति ने ये उथल पुथल करा के बालन को कुर्सी में बैठाया, जी, स्वतंत्र पार्टी को बैठाया, वो बालन से चिढ़ गया है मेरे ख्याल से अभी के वक्त में। क्योंकि बालन जो है वो इंडिपेंडेंटली सोचता है, सबको मालूम है। जी। वो हो सके तो नेपाल का भला चाहता है और इसको स्टेबल करना चाहता है, और जो देश यहाँ पर इंस्टेबिलिटी में अपना फायदा देखता है वो तो बालन के अगेंस्ट जाएगा ना। जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही शक्ति जो है बालन के खिलाफ स्वर्णिम को भड़का रहा हो या रवि को एक जगह ला रहा हो। 24 घंटे तो एक साथ, एक तो रिसोर्ट में भी थे ना। जी।
ये कोइंसिडेंट हो रहा है। तो आदमी को इससे अपने जो संख्या है उसमें बल मिलता है ना, उसको हमें तोड़ना चाहिए। जैसे कि सर अभी के वक्त में देखें तो इंडिया एक शक्तिशाली राष्ट्र है, उससे बहुत सारा कंट्री या वो पड़ोसी देश उसमें निर्भर है। यहाँ तक कि नेपाल भी उसमें ही निर्भर है, बांग्लादेश उसमें निर्भर है। अगर इंडिया में जो हिंसा हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, अगर ये और बढ़ता गया तो नेपाल में क्या प्रभाव होगा, बांग्लादेश में क्या प्रभाव होगा इसका? देखो, क्या भुखमरी लगेगा नेपाल में? नहीं नहीं, ये बेकार की बात है। ये सिर्फ हमें हमारे दिमाग में, जी, जनता के दिमाग में एक खौफ पैदा किया जा रहा है यहाँ पर, हाँ, ताकि हम लोग भारत विरोधी हों, हम लोग भारत से कोई दूरगामी, कोई नेपाल के हित में या नेपाल को स्टेबल करने के लिए कोई भी एग्रीमेंट ना हो। जी, कहीं इसी के कारण बालन जी का जो विजिट है वो स्थगित हो जाए, क्या मालूम। अगर स्वतंत्र पार्टी फूट गया जी, या कुछ हो गया एक्टिविटी बालन के विरुद्ध, जी, है ना, संसदीय दल में, पार्लियामेंट्री बोर्ड में अगर उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव दर्ता कर दिया इन लोगों ने, तो मोदी जी तो कमज़ोर पार्टी या कमज़ोर सरकार, जी, जिसका अपना बहुमत न हो, उससे डील करके अपना समय खराब तो नहीं करेंगे ना। जी, तो इससे दो चीज़ अभी हमारे यहाँ चर्चा चल रहा है। एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल एडवाइज़र, जी, चीफ एडवाइज़र, क्या नाम है, कुमारबेन, जी, वो जुलाई के फर्स्ट वीक, मतलब 1 फोर्टनाइट अगो, करीब 15 दिन पहले, जी, वो भारत जाके उन्होंने अजीत डोभाल से बात किया है। उससे पहले या बाद में यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी आए हुए थे भारतीय परराष्ट्र मंत्री के। जी, सो आई डोंट थिंक कि भारत का जो विजिट है हमारा प्राइम मिनिस्टर, वो अभी कंफर्म नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ पर इस इनस्टेबिलिटी का कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है नेपाल में भी, नेपाल में। जी, तो इनस्टेबल गवर्नमेंट को इंटरटेन करने से अच्छा है यहाँ पर स्टेबिलिटी लाया जाए। जी। शायद उसी के लिए कुमारबेन को भेजा गया हो वहाँ पर, नेपाल की तरफ से, नेपाल की बात करें। तरफ से। जी, हम तो शुरू से ही कर रहे हैं कि अब की बार का जो विजिट का जो अरेंज हो रहा है वो बालन की तरफ से हो रहा है, नॉट फ्रॉम द इंडियन साइड। इंडिया ने तो शुरू में इनवाइट किया था ना। जी, तो एक तो वो है, और दूसरा एक यहाँ पर चर्चा है कि मोदी जी इस बिल के जो अभी लोकसभा में पेश करेगा गवर्नमेंट, भारतीय गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट जो पेश करेगा, एनडीए गवर्नमेंट, उसी के दरमियान हमारे यहाँ अभी तो कवाड़ी का समय है ना, क्या बोलबम का, हाँ, तो पशुपतिनाथ में किसी एक सोमवार को आके कुछ घंटे नेपाल में रह के स्वतंत्र पार्टी को फूटने से बचाने के लिए प्रयास करेंगे हमारे क्या, कौन, मोदी जी? मोदी जी। क्योंकि मेरा मानना है मोदी जी को यहाँ पर एक मजबूत ब्रूटल मेजॉरिटी का गवर्नमेंट चाहिए। नेपाल ये तो शुरू से मैं कह रहा हूँ अपने नेपाली प्रोग्राम में, मोदी जी अपना सारा ताकत लगा के भी स्वतंत्र पार्टी को फूटने से बचाएंगे। भले ही उन्हें बालन जी को हटाना पड़े या रवि को हटाना पड़े, वो करेंगे। क्योंकि जब परिवर्तन के बाद, जो जैनजी आंदोलन के बाद जब सुशीला जी इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनको जो वीडियो कॉल किया गया, जी, उसमें मोदी जी ने दो चीज़ पर जोर दिया था। नेपाल में शांति और स्थिरता के लिए नेपाल, भारत का अटल समर्थन उन्होंने जताया था। जी, जब प्राइम मिनिस्टर के रूप में
जब कंफर्म हो गया हमारे बालेन बालेंद्र जी, शाह। बालेन शाह, तो बालेन शाह को ही नहीं, इवन पार्टी प्रेसिडेंट रवि लामी छाने दोनों को उन्होंने पर्सनली कॉल करके शांति और स्थिरता के लिए दृढ़ समर्थन व्यक्त किया। जी। जैसे कि सर अभी इंडिया में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेंद्र शाह जो जाने की बातचीत हो रहा है, अगर इंडिया में ऐसे ही स्टूडेंट आंदोलन बढ़ता गया, किसानों की आंदोलन बढ़ती गई, तो क्या प्रभाव होगा? क्या बालेंद्र शाह जाएंगे इंडिया इसी वक्त में, या भारत ने ही अभी मत आइए ऐसा बोलेंगे? क्या होगा इसमें? देखो सुमन भाई, हमें भारत का चिंता लेने की जरूरत नहीं, मोदी के चिंता नहीं, हमें नेपाल का नेपाल सुनिए का ना, चिंता है। हाँ, हमें चिंता ये लेना है कि हमारे यहाँ जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रहा है उससे उनका कहीं विजिट रुक न जाए, नेपाल की वजह से। नेपाल की वजह से, भारत की वजह से नहीं। जी। ऐसा होता रहता है, मोदी जी वोंट केयर अबाउट इट। ये दिस इज अंडर कंट्रोल, कोई हमसे पूछे। अभी तो जहाँ जहाँ हिंसा हो रहा है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता के बीच में हो रहा जी। है, स्टूडेंट्स के तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है। जो कुछ होना था वो 20 तारीख को हो गया। जी। हमारे यहाँ भी एक दिन पहले जब स्टूडेंट आए थे, हमारे यहाँ 23 गते बोलते हैं, 23 डेट है हमारा भदौ महीने का जो है, जी। उसमें तो उसी में ही स्टूडेंट कन्फाइंड था ना। जी। 24 गते तो नहीं था, नहीं था। दूसरे दिन तो स्टूडेंट नहीं था, इट वॉज टेकन ओवर। 21 से राहुल गांधी, कांग्रेस लोग जाके प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठ गए, धरना देने बैठ गए, उनको हटाया गया। पटना में दंगा हुआ, लखनऊ में दंगा हुआ, और जगह दंगा हो रहा है, वो बिटवीन कांग्रेस कार्यकर्ता एंड बीजेपी कार्यकर्ता। तो दिस इज अ फाइट बिटवीन कांग्रेस, सर्वाइवल का फाइट है कांग्रेस को, इतना समझ लो। अभी के वक्त में अभी अपना के वक्त। अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस लड़ रहा है। क्योंकि जो मांग है जी। कॉकरोच पार्टी की तरफ से, चाहे जेनजी बोलो या कॉकरोच बोलो या स्टूडेंट की तरफ से जो भी मांग है, दैट इज वेरी सिंपल मांग। जी। अभी तो मैं सुन रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो अभी सिटिंग शिक्षा मंत्री हैं, उनको अब जब ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो संविधान संशोधन होकर बिल पास होगा, उसके बाद उस अभियान को चलाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी को वहाँ पर लगा रहे हैं। वो तो राष्ट्र भर के एक अभियान के और इम्पोर्टेंट पोस्ट हो गया ना। उस वक्त क्या बोलेगा राहुल गांधी? जी। अभी जो है हम सुनते हैं कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन के चुनाव के विषय का जो बिल है, वो जो है 170 वोट से अधिक से पास हो गया, जबकि 161 वोट है, 370 से अधिक से पास हो गया, जबकि 2/3 के लिए आपको चाहिए 361 वोट। जी। तो इट हैज़ ऑलरेडी बीन पास। अभी तो राहुल गांधी को सब कोई क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जब वहाँ पर वोटिंग हो रहा था हाउस के अंदर, वो हाउस के बाहर धरना दे रहा था। जी। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हमें क्या सोचना चाहिए कि बालेन जी जब भी जाए, या जो भी प्रधानमंत्री नेपाल से भारत का विजिट में जाए, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमारा एग्जिस्टेंस का सवाल है, नेपाल का एग्जिस्टेंस का सवाल है, और भारत को भी ये ज़रूरी इसलिए है कि जब तक नेपाल में पॉलिटिकल और फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं कायम होता है, तब तक भारत और चाइना में स्टेबल एक सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जैसे कि सर अभी भारत में जैसे विद्यार्थी या बोलो स्टूडेंट की प्रोटेस्ट चल रहा है, इसी टाइम पर कल एक न्यूज़ भी आया जहाँ पर श्रीनगर के पास कहीं एक प्रहरी जवान को टेररिस्ट अटैक करके मार दिया, एक जवान को हत्या कर दिया, ऐसा भी न्यूज़ आया। कि अभी ऐसा बोला जा सकता है कि जैसे इंडिया में अभी स्टूडेंट को प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके अवसर में
या बोलूँ इस टाइम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी इंडिया में बढ़ रहा है, क्या ऐसा बोला नहीं, जा नहीं, सकता है? नेपाल की बॉर्डर लाइन में भी देखो सुमन सिक्योरिटी भाई, टाइट किया है, ऐसा बोला जा रहा है। सुमन भाई आपने उठा दिया प्रश्न, इसीलिए मुझे जवाब देना जी। मजबूरी है मेरी, जी नहीं तो मैं इंटरनल मैटर में, भारत के इंटरनल मैटर में बोलना नहीं चाहता। जी। दे आर कॉम्पिटेंट टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। इस जब 20 तारीख को स्टूडेंट्स आंदोलन के नाम पर कॉकरोच पार्टी ने आंदोलन शुरू किया, जी 21 तारीख के बाद उसमें लेफ्टिस्ट, माओइस्ट, नक्सलाइट्स, जी टेररिस्ट सब लोग उसको सफल करने के लिए अब सड़क में है। उसी का रिएक्शन है वो, सरकार को कमज़ोर करने के लिए। सरकार का, मोदी जी को कमजोर जी। करने के लिए। जैसे कि वो पहलगाम के आसपास में, फिर श्रीनगर के आसपास में जो अटैक हुआ, कल एक प्रहरी जवान की हत्या कर दी गई, ये क्या है? वो ऐसा है ना कि जनता देश में केओस क्रिएट करने के लिए, जी एक भ्रम पैदा करने के लिए, एक भय पैदा करने के लिए चारों तरफ से अटैक हो रहा है। लेकिन वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं। जी 26 लोग जब मारे गए थे पहलगाम में, वैसा तो नहीं था, वो एक सिंगुलर टेररिस्ट एक्ट था वो। वैसे एक्ट आपको भारत भर, दुनिया, देश भर में मिलेगा आपको। टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट तो भारत के कोने कोने में है ना, वहाँ पर जी तो, जी है ना, वो तो फैले हुए हैं। नेपाल की बॉर्डर भी अभी सील किया है, या बोलो निगरानी बढ़ाया गया है, क्योंकि नेपाल की तरफ से कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भारत की तरफ नहीं किया जा सके, या कोई टेररिस्ट नेपाल की तरफ से इंडिया की तरफ नहीं जा सके, इसके लिए जो सील भी किया है, बॉर्डर को टाइट किया है, ऐसा न्यूज़ भी है। ऐसे देखें तो वो क्या बुझना चाहिए, नेपाल ने या भारत ने क्या बुझना चाहिए अब के वक्त में? देखो, इसीलिए तो भारत, मोदी जी चाहते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी हो। जी राहुल गांधी नहीं चाहते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी हो, क्योंकि यहाँ पर अगर नेपाल स्टेबल हो गया तो मोदी जी को शक्ति मिलेगी, तब तो जो विपक्षी दल है वो तो ख़त्म हो जाएंगे। आज ममता बनर्जी कहाँ पर है देखिए तो आप। जी जब 6 महीने के अंदर या 6 महीने के बाद जब यूपी में उन्होंने का स्टेट इलेक्शन होगा और ये बिल पास हो या ना हो, जी उसमें अगर सफाया हो गया एसपी का, अखिलेश पार्टी का, जैसे ये जो हाल ममता का हुआ, उसका डर है उसको, हाँ तो क्या होगा? इसीलिए दे आर फाइटिंग देयर लास्ट बैटल। ये शायद उन लोगों का वाटरलू है, ये मेरा असेसमेंट है। उसके लिए नेपाल में स्टेबिलिटी चाहिए। इसमें चाइना भी कूद सकता है, अमेरिका तो है ही है इसमें। इस सारे जितने भी, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, अब यहाँ भी है। ये तो वो लोग, अमेरिका जो है इंस्टेबिलिटी में अपना शक्ति ढूंढता है, वो स्टेबिलिटी में उसका कहीं भी नहीं है शक्ति। जी अगर प्रॉस्परस वर्ल्ड हो जाए तो अमेरिका की क्या ज़रूरत है, वो तो अमेरिका को मालूम है ना। इसलिए हम लोग क्या देखें कि हमारे यहाँ स्टेबिलिटी को, जो हम लोग ने 4 महीने पहले का इलेक्शन में जी जो स्टेबिलिटी के लिए नेपाली जनता ने 2/3 दिया है, वो जान के दिया है, वो कोई विम में नहीं दिया। इसलिए दिया है कि नेपाल में स्थिरता हो, एक मजबूत सरकार हो, जिससे नेपाल का प्रॉस्पेरिटी और फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, इसलिए दिया गया है। ये चीज़ को हमारे नेता लोग समझ नहीं पाए, या समझ कर भी उनका पास्ट उनको हॉन्ट कर रहा है, पास्ट हॉन्ट कर रहा है। पास्ट इसलिए हॉन्ट कर रहा है कि उसी को आधार मान के आप लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक चीज़ सबके सामने है कि स्वतंत्र पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं रवि लामिछाने, उनके खिलाफ कुछ नहीं तो 2 केस तो हैं जो वेरी प्रोमिनेंट है। जी एक उनका जो है
संपत्ति शुद्धिकरण और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो ये सरकार वापस लेना चाहता है। जी अगर जो रिकमेंडेशन अटॉर्नी जनरल की तरफ से नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से गया है उसको बालन जी वापस ले ले जी तो वो तो बिन पानी का मछलियों की जैसे तड़पेगा रवि, सबको मालूम है ना। जी उसके खिलाफ 2 ड्यूअल पासपोर्ट का भी केस है। हाँ उसको एक्सपेडाइट करके अगर रवि के खिलाफ अगर जजमेंट आ गया तो उसका तो क्या हालत होगा। सो दे आर ऑल बीइंग ब्लैकमेल। जी तो हमारा भी क्या मानना है कि अगर वैसे नेता के अंडर में रहने से अच्छा सब पढ़े लिखे भाई बहन है। 178 मैं क्यों कर रहा हूँ, 182 सीट ये लोग जीते हैं जी जिसमें से एक तो स्पीकर हो गया। जी तो ही कांट पार्टिसिपेट पार्टी मामलों में, ही कांट वोट। और बालन को ले लो प्राइम मिनिस्टर और रवि को ले लो और स्वर्णिम को ले लो, जी। ये 3 को हटा दो तो 178 है वो, दैट इज अ ब्रूट मेजॉरिटी। जी उसको कायम रख के स्वतंत्र पार्टी को अपना नेतृत्व बदलना चाहिए। वो अभी समय का मांग है। हाँ वो अभी दिस इज द कॉल ऑफ द आवर। शायद अगर मोदी जी आ जाएं नेपाल इस रिलीजियस विजिट के लिए और वो कर दें, सबको समझा दें, तो मेरे ख्याल से नेपाल फिर से स्थिर हो जाएगा। इस अस्थिरता में बालन शाह का भारत विजिट नहीं होगा, ये मैं भी मानता हूँ। ओके सर, आपने ये वक्त देकर आज हमारे साथ ये महत्वपूर्ण बातचीत किया। इस समय के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद सर। धन्यवाद।